प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग भूगोल यानी ज्योग्राफी का दूसरा नंबर चैप्टर पढ़ रहे थे और ज्योग्राफी के दूसरे नंबर चैप्टर में हम लोग पिछली क्लास में बहुत कुछ पढ़े थे। कृषि के बारे में पढ़े थे, कृषि के बारे में पढ़े थे। कल शाम में ही तो पढ़ाए थे, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा। कृषि से संबंधित और भी बहुत अच्छी अच्छी चीजों के बारे में बताए थे, जैसे सस्य गहनता के बारे में बताए थे, आप लोग को याद होगा। हम आपको बताए थे कि पंजाब जो है वो सस्य गहनता के मामले में सबसे आगे है। तो ये सब ना हम आप लोगों को बता दिए थे। तो कृषि से जुड़ी हुई जितनी भी बेसिक जानकारियां हैं वो सब कुछ आप लोगों को हम पिछली क्लास में ही दे दिए थे। आज हम लोग कृषि के प्रकार को पढ़ेंगे कि कृषि के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो प्यारे बच्चों, कृषि के प्रकार के अगर बारे में बात किया जाए तो मुख्य रूप से हम लोग 3 प्रकार के बारे में पढ़ना चाहेंगे। ठीक है ना? कृषि के प्रकार में मुख्य रूप से 3 प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कृषि के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। ऐसे तो भारत में अनेक प्रकार की कृषि की जाती है, लेकिन यहाँ पे हम लोग मुख्य रूप से कृषि के प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। कृषि के प्रकार, अब ध्यान दीजिएगा, क्या पढ़ेंगे? कृषि के प्रकार को पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? और कृषि के प्रकार में मुख्य रूप से हम लोग 2-3 प्रकार पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला हो गया जीवन निर्वाहक कृषि। जीवन निर्वाहक कृषि सबसे पहला प्रकार पढ़ेंगे, जीवन निर्वाहक कृषि। जीवन को निर्वाह करने के लिए जो कृषि किया जाता है, यानी कि पुरानी तरीके वाला, जो पुराना तरीका से खेती होता था ना, वो जीवन निर्वाहक कृषि ही होता था। जो पुराना तकनीक से खेती होता था, जैसे 2 को बैल ले लिए, हल ले लिए, जोत करके खेती कर रहे, ये सब पुराना तकनीक है। तो पुराने तकनीक से जो खेती होता था उसको जीवन निर्वाहक कृषि कहते हैं। दूसरा होता है गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि दूसरा होता है गहन जीविका कृषि। इसमें नए तकनीक का उपयोग किया जाता है, गहन कृषि की जाती है। और तीसरा जो कृषि का प्रकार अभी हम आपको पढ़ाएंगे ये होगा वाणिज्यिक कृषि, जिसको व्यापारिक कृषि भी कहते हैं, यानी कि व्यापार के दृष्टिकोण से जो कृषि किया जाता है। ठीक है ना? तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वाणिज्यिक कृषि। उसको कहेंगे वाणिज्यिक कृषि। ध्यान रखिएगा। तो कृषि के यही 3 प्रकार के बारे में हम लोग आज बात करेंगे, हम लोग आज पढ़ाई करेंगे। ठीक है ना? कृषि के यही 3 प्रकार के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। क्लियर हुआ बाबू? कृषि के यही 3 प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? चलिए तो आइए, ठीक है, तीनों के बारे में बारी बारी से पढ़ाना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं जीवन निर्वाहक कृषि। सबसे पहला पढ़ने वाले हैं हम लोग जीवन निर्वाहक कृषि, जिसको प्रारंभिक जीविका कृषि भी कहते हैं। इसी को जीवन निर्वाहक कृषि बोलते हैं या प्रारंभिक जीविका कृषि बोलते हैं। आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। जीवन निर्वाहक कृषि या प्रारंभिक जीविका कृषि इसी को कहा जाता है। प्रारंभिक जीविका कृषि है क्या प्यारे बच्चों? सबसे पहले तो यह ध्यान दीजिएगा, तो यह कृषि का बहुत पुराना तरीका है। पुराने तरीके से खेती कैसे होता था? खेत बहुत कम होता था, बैल से, हल से बीज बोया जाता था, पुराने तरीके से भूमि पर खेती होता था। खेती का जो औजार होता था वो भी एकदम पुराना होता था। आज ना आ गया ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, सब कुछ आ गया, लेकिन पहले प्यारे बच्चों खेती जैसे तैसे हो जाता था बस। ठीक है ना? खेती के औजार भी पुराने होते थे, जैसे तैसे बीज को बो दिया गया और फसल पकने पर काट लिया जाता है, इसलिए उपज भी बहुत कम होता था। तो पुराने तकनीक से अगर आज भी खेती होता है तो उपज कम ही होता है। ठीक है ना? पुराने तकनीक से अगर आज भी खेती होता है तो उपज बहुत कम होता है। और इसके अलावा खेत जो किसान थे उनके पास खेतों का जो टुकड़ा था वो भी छोटा छोटा था। खेती के टुकड़े पर, ये मतलब खेती के छोटे से टुकड़े पर कृषि करते थे। इतना ही नहीं, जंगल को काट करके, वनस्पति को काट करके खेती करते थे। जंगल को पहले काट दिए, साफ कर दिए, फिर उस पर बीज बो दिए, तब जाकर के खेती करते थे। तो वैसे में कितना ही खेती होगा, आप लोग सोच सकते हैं। तो इसलिए प्रारंभिक जीविका कृषि इसको बोला गया, ताकि सबसे शुरुआत में जो बस जीवन बचाने के लिए कृषि हुआ उसी को प्रारंभिक जीविका कृषि बोला गया। ठीक है ना? खास करके इसको झूम खेती भी बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, हम इस खेती को ना झूम खेती भी कह सकते हैं, झूम खेती। अब ये झूम खेती क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। झूम खेती में क्या होता था? स्टेप होता था कि पहले जंगल को काट करके साफ करिए, जंगल को काट करके साफ करिए, जंगल को काट करके साफ करिए, उसके बाद उसमें फसल उगाइए। 1 बार 2 बार 3 बार फसल उगेगा, फिर मिट्टी का उर्वरा शक्ति खत्म हो जाएगा, तो फिर उस जगह को छोड़ करके दूसरे जगह पे चले जाइए। इसलिए झूम खेती का एक दूसरा नाम स्थानांतरित कृषि भी था। स्थानांतरित कृषि, झूम खेती का दूसरा नाम स्थानांतरित कृषि भी है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या होता था कि एक जगह पे खेती करिए, यहां पर पैदावार जब तक ठीक हो रहा है तब तक ठीक है, अगर इस मिट्टी का उपजाऊ खत्म हुआ तो फिर दूसरी जगह चले जाइए। इसलिए इसको झूम खेती के नाम से जाना गया। ठीक है ना?
असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, इन सब जगहों पर इसको झूम खेती ही कहा जाता है। यहाँ पे आपको हम बता देते हैं, देखिए हम अभी जैसे आपको बताया ना कि किसान खेती के टुकड़े पर उगी हुई जंगल वनस्पति को काट करके जला करके साफ करते थे और तब उसमें फसल बोते थे। यानी कि जंगलों को पहले साफ किया जाता था, तब उस पर फसल बोया जाता था। इसमें फसल उत्पादन जीविका निर्वाह के लिए किया जाता है। खेत की उर्वरा शक्ति भी समाप्त हो जाती है, तब किसान उस खेत के टुकड़े को छोड़ करके दूसरे खेत के टुकड़े पर वही प्रक्रिया आरंभ करता है। यानी कि जब तक मिट्टी उपजाऊ है तब तक वहां खेती करते हैं, जैसे ही मिट्टी अच्छा उपज नहीं देती है तो उस जगह को छोड़ करके दूसरे जगह चले जाते हैं। और इस प्रकार की खेती को ही असम में, मेघालय में, मिजोरम में, नागालैंड में झूम खेती कहा जाता है। मणिपुर में इस प्रकार की खेती को पामलू कहा जाता है और छत्तीसगढ़ के बक्सर जिला तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा के नाम से जाना जाता है। यानी कि झूम खेती को ही पामलू और दीपा भी कहते हैं। इसी को प्यारे बच्चों पामलू भी कहते हैं और इसी को क्या कहते हैं, दीपा भी कहते हैं। तो ये सब ना कृषि का प्रकार हो गया जो कि प्रारंभिक जीविका कृषि है। मानव जब पहली बार में जब खेती करना शुरू किया तो कुछ इस प्रकार का ही खेती करता था। ठीक है बाबू, यह पुरानी तकनीक से की जाती थी, बहुत पुरानी तकनीक से, पैदावार भी बहुत कम होता था। लेकिन जब टेक्नोलॉजी आया, जब लोगों को लगा कि नहीं भाई खेती तो एकदम बढ़िया से होना चाहिए, जहां पर जैसे जनसंख्या का दबाव अधिक है, जैसे आजकल हमारी तरफ क्या होता है ना कि खेती कम है और खेती करने वाला ज्यादा है। यानी कि उस जमीन पर जनसंख्या का दबाव जो है वो बहुत ज्यादा है, उस जमीन पर जनसंख्या का दबाव क्या है, बहुत ज्यादा है। तो वैसे जगहों पर क्या होता है, गहन जीविका कृषि होता है। यानी जीवन यापन के लिए ही कृषि हो रहा है लेकिन अच्छे तरीके से हो रहा है, वैकल्पिक रोजगार के अवसर पर उसको देखा जा सकता है। ठीक है ना। तो दूसरा होता है बाबू गहन जीविका कृषि। दूसरा क्या होता है, गहन जीविका कृषि। तो गहन जीविका कृषि क्या है, ध्यान रखिएगा, यह कृषि देश के अधिकांश हिस्से में की जाती है। देश के अधिकांश हिस्से में यह कृषि होता है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, वहां इस प्रकार की कृषि पद्धति को अपनाया गया है। इसमें श्रम की अधिकता होती है। जनसंख्या बढ़ने से जोतों का आकार काफी छोटा हो गया है। वैकल्पिक रोजगार के अभाव में भी जरूरत से अधिक जनसंख्या इस प्रकार की कृषि में संलग्न है। इस कृषि में प्रधानतः खाद्यान्न की खेती होती है। इसे जीविका निर्वाहक कृषि भी कहते हैं। यानी कि जीवन निर्वाहक कृषि जो हो गया, इसमें मुख्य रूप से खाने पीने वाला सामान का खेती होता है और कुछ नहीं। यानी कि बस उतना उपजाइए, खाइए, खत्म। ठीक है ना। तो गहन जीविका कृषि में यही होता है। पालमू क्या होता है सर, पालमू झूम कृषि का ही दूसरा नाम है। जो जगह बदल बदल करके खेती किया जाता है ना, उसी का दूसरा नाम है पामलू। पालमू नहीं, पामलू। ठीक है। पंजाबी ज्यादा खेती करते हैं, बहुत बढ़िया। टेक्नोलॉजी, हाँ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा वैसे वैसे कृषि का स्वरूप भी बदलते चला गया। तो शुरुआत में तो लोग जैसे तैसे खेती करते थे, उसके बाद अपने अपने जीवन यापन के लिए थोड़ा अच्छे ढंग से खेती किए। फिर बाद में लोगों को लगा कि नहीं जी, व्यापार के लिए भी कृषि किया जा सकता है। तो जाकर के बाद में व्यापारिक कृषि होना शुरू हो गया। बाद में जाकर के व्यापारिक कृषि होने लगा, यानी कि वैसा फसल का उपज होने लगा जो कि व्यापार के दृष्टिकोण से होता है। ठीक है ना। वैसे फसल का उपज होने लगा जो कि व्यापार के दृष्टिकोण से होता है। तो व्यापार के दृष्टिकोण से जो फसल उपजने लगा उसको प्यारे बच्चों क्या कहा गया, व्यापारिक कृषि या वाणिज्यिक कृषि कहा गया। ठीक है ना। उसको व्यापारिक कृषि या वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। तो प्यारे बच्चों, व्यापारिक कृषि क्या है, वाणिज्यिक कृषि क्या है, जो व्यापार के दृष्टिकोण से किया। जैसे चाय का खेती किया जाता है, क्या चाय जीवन निर्वाह कृषि है बाबू, बताओ तो आप लोग। कोई चाय इसलिए उपजाता है कि भाई चलो चाय उपजा लेते हैं, अपना आराम से सांझे पीने यही पियेंगे, अपना कोई दिक्कत नहीं है। चाय लोग हल्का फल्का व्यापार के लिए उपयोग करते हैं। भाई चाय उपजाएंगे, बेचेंगे उसको। रबड़ का उपयोग क्यों करते हैं, कॉफी का उत्पादन क्यों करते हैं, अपने जैसे धान गेहूं का मान लेते हैं कि धान गेहूं तो भाई जीवन निर्वाह कृषि है। जान बचाने के लिए धान गेहूं जरूरी है। धान गेहूं अगर नहीं होगा तो आदमी का जान नहीं बचेगा। लेकिन चाय तो भाई व्यापार के लिए होता है। चाय तो थोड़ा बहुत सब लोग पीता है, तो व्यापार के लिए। कॉफी, रबड़, गन्ना, केला, ये सब ना व्यापारिक कृषि है, जो कि मुख्य रूप से बिजनेस के लिए लोग खेती करते हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो तीसरा आता है बाबू वाणिज्यिक कृषि, जिसको कि हम लोग व्यापारिक कृषि भी कहते हैं। इसमें सभी फसलें व्यापार के लिए उपजाई जाती है। ये जो है ना वाणिज्यिक कृषि, इसमें जितना भी फसल है सब व्यापार के लिए होता है। अतः इस कृषि में अधिक पूंजी, आधुनिक कृषि तकनीक का निवेश किया जाता है। अतः किसान अपनी लगाई गई पूंजी से अधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यानी कि जो किसान है वो अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसमें अधिक पैदावार देने वाले बीज, रासायनिक खाद, सिंचाई, रासायनिक कीटनाशक आदि का उपयोग किया जाता है। इस कृषि पद्धति को भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप व्यापक रूप से पंजाब और हरियाणा में अपनाया गया। यानी कि जब हरित क्रांति आया, हरित क्रांति के बारे में भी आगे हम आपको पढ़ाएंगे, तो पंजाब हरियाणा के किसान मुख्य रूप से व्यापारिक कृषि पे ध्यान दिए। और मुख्य रूप से गेहूं का कृषि हो गया। व्यापारिक कृषि में मुख्य रूप से चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि की खेती की जाती है। यानी कि बस सीधे सीधे इतना याद रखिए कि जो खेती व्यापार के दृष्टिकोण से किया जाता है, बिजनेस के दृष्टिकोण से किया जाता है, उसको व्यापारिक कृषि कहते हैं। ठीक है ना। जो कृषि व्यापार बिजनेस के दृष्टिकोण से किया जाता है उसको व्यापारिक कृषि कहते हैं। क्लियर हुआ बाबू, बताओ जल्दी से।
बिहार में कौन सी कृषि होती है? देखो बाबू, बिहार में ना ज्यादातर तो जीवन निर्वाह कृषि ही होता है। बिहार में तो ज्यादातर लोग अपना जीवन निर्वाह कर लिए, जीविकोपार्जन के लिए खेती करते हैं। व्यापारिक कृषि बहुत कम होता है। व्यापारिक कृषि अगर थोड़ा बहुत होता है तो उत्तरी बिहार में जाइए उधर, तो उत्तरी बिहार में मखाना का खेती होता है, तो मखाना व्यापारिक कृषि में आ जाता है। गन्ना का खेती होता है तो गन्ना व्यापारिक कृषि में आ जाता है। तो थोड़ा बहुत होता है व्यापारिक कृषि, नहीं तो बिहार जैसे राज्य में ज्यादातर जीवन निर्वाह कृषि ही होता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। सिर्फ वही फसल उपजाए जाते हैं जो जीवन निर्वाह के लिए हो, व्यापारिक फसल बहुत कम उपजाए जाते हैं। लेकिन फसल की जब बात कर लिए हैं तो अब हम लोगों को फसल का प्रकार भी समझना पड़ेगा। अब हम लोगों को फसल का प्रकार समझना है। प्यारे बच्चों, अगर फसल के प्रकार के बारे में बात करें तो भारत में फसल को 3 भागों में बांटा गया, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। क्योंकि कैसा कहा जाता है ना कि साल में एक खेत में 3 गो फसल हो सकता है। अगर आप एक ही खेत के मालिक हैं, अगर आपके पास एक ही खेत है तो उसी खेत में आप धान उपजा लीजिए, उसी खेत में गेहूं उपजा लीजिए, और उसी खेत में चाहेंगे तो कोई गर्मा फसल जैसे तरबूज, खरबूज, लालमी, ककड़ी, खीरा, ये सब उपजा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग फसल के प्रकार के बारे में समझेंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया? अब हम लोग फसल के प्रकार, तो अगर आपसे पूछा जाए कि फसल के कितने प्रकार होते हैं तो बताइएगा 3 प्रकार, रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल। एकदम सिंपल चीज है। गेहूं आ जाता है रबी फसल में, धान आ जाता है खरीफ फसल में, और बाकी इसमें तो जायद यानी गर्मा फसल में तो बताइए दिए कि खीरा, ककड़ी, तरबूज, लालमी ये सब हो जाता है। ठीक है ना, समझ में आ गया बाबू? तो रबी, खरीफ और जायद फसल। फसल कितने प्रकार के, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। फसल कितने प्रकार के? फसल कितने प्रकार के? अरे 3 प्रकार के भाई, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। अब तीनों के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं कि रबी फसल को कब बोते हैं, कब काटते हैं, खरीफ फसल को कब बोते हैं, कब काटते हैं। अच्छा, अभी 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 के मौसम की बात कर रहे हैं। अभी ये पढ़ाई हो रहा है अगस्त के महीने में। आप लोग बताइए अभी कौन से फसल का बारी है, रबी फसल की, खरीफ फसल की, जायद फसल? बस इतना बता दीजिए आप हमें। अभी किस फसल का खेती किया जा रहा है? रबी फसल का खेती अभी हो रहा है कि खरीफ फसल का खेती अभी हो रहा है कि जायद फसल का खेती अभी हो रहा है? बताओ बाबू, रबी, खरीफ, जायद में से किस फसल का खेती अभी वर्तमान अगस्त महीने में हो रहा है? वाह, बहुत बढ़िया, खरीफ फसल। क्योंकि अभी सब जगह जहां भी देखेंगे ना आपको धान दिखाई देगा, जहां पर भी आप देखेंगे ना आपको धान ही धान दिखाई देगा। और धान क्या है बाबू? धान क्या है? खरीफ फसल है। धान क्या है? खरीफ फसल है। क्लियर हो गया एकदम? ठीक है, धान खरीफ फसल का एग्जाम्पल आता है। सभी बच्चों को समझ में आया? बताओ जल्दी से। हाँ, तो आइए अब हम लोग रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल के बारे में देखते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले बात करेंगे रबी फसल का। तो रबी फसल को जाड़े के महीने में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में बोया जाता है। देखो बाबू, अभी धान है ना, धान जब कटेगा तो तुरंत गेहूं बुना जाएगा, बुआई हो जाएगा गेहूं का। जैसे ही धान कटेगा गेहूं का बुआई हो जाएगा। और धान कटता कब है? जाड़ा के महीना में। देखे है ना, याद होगा ना, धान कब कटता है? जाड़े के महीना में। यानी कि जैसे ही खरीफ का फसल समाप्त होता है तुरंत रबी का फसल आ जाता है जाड़े के महीना में। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा कि रबी फसल को जाड़े के महीने में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोया जाता है, और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के बीच में काट लिया भी जाता है। यानी कि रबी फसल जो है उसको जाड़ा के महीना में बोया जाएगा और ग्रीष्म ऋतु में यानी कि अप्रैल से जून के महीने में काट लिया भी जाता है। इसमें प्रमुख फसल गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, मसूर हो गया, सरसों, ये सब ना रबी फसल का उदाहरण है। ये सब रबी फसल का। लेकिन मुख्य फसल अगर पूछा जाए रबी का तो मुख्य फसल गेहूं ही होता है। रबी का मुख्य फसल कौन है बाबू? धान के बाद रबी फसल आता है। हाँ, बहुत बढ़िया, धान के बाद छठ पूजा के टाइम ना। हाँ, और गेहूं का जो फसल है वो कब पक करके तैयार होगा? तो वो मार्च अप्रैल के महीने में पक करके तैयार हो जाता है। मार्च अप्रैल के महीने में गेहूं का फसल जो है ना वो पक करके तैयार हो जाता है। तो रबी फसल का उदाहरण ध्यान दीजिएगा। रबी फसल में कौन कौन आ गया? गेहूं आ गया, जौ आ गया, चना आ गया, मटर आ गया, मसूर आ गया, सरसों आ गया। हालांकि मसूर ये सब है ना, ये सब दलहन फसल में भी आ जाता है। सरसों हो गया, ये सब तिलहन फसल में आता है, जिससे क्या निकाला जाता है? सरसों का तेल। तो रबी फसलों की खेती देश के बहुत बड़े भागों में, विस्तृत भागों में की जाती है, किंतु देश के उत्तर पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसके विशेष राज्य है। यानी कि ऐसे तो गेहूं का खेती या रबी फसल का खेती पूरे भारत में किया जाता है, लेकिन अगर पूछा जाए कि मुख्य रूप से मुख्य राज्य कौन सा है तो वो पंजाब हरियाणा होगा। आपको हम पिछली क्लास में भी बताए थे कि खेती के मामले में सबसे आगे होते हैं पंजाब हरियाणा वाले। ठीक है ना,
खेती के मामले में सबसे आगे कौन होते हैं? पंजाब और हरियाणा वाले होते हैं। तो पंजाब हरियाणा में इसका मुख्य रूप से उत्पादन होता है, ठीक है ना। जायद खरीफ और रबी फसल के बीच ग्रीष्म ऋतु में जो फसल लगाई जाती है उसे जायद या गर्मा फसल कहते हैं। गर्मा फसल के बारे में ध्यान दीजिएगा, गर्मी के मौसम में जो फसल लगाया गया उसको गर्मा फसल कहते हैं। जैसे गर्मा में तो धान भी आता है, धान भी दो तरह का होता है, एक गर्मी में लगाने वाला, एक बरसात में लगाने वाला। धान के बारे में अगर हम बात करें ना बाबू, तो धान भी दो तरह का है, एक गर्मी में लगाने वाला, एक बरसात में लगाने वाला। तो बरसात में लगाने वाला जो धान होता है उसको अभी लगा हुआ है, अभी सब जगह पे धान का फसल है। लेकिन एक गर्मा धान होता है जो कि ये गर्मी के महीने में भी बोया जाता है, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से धान, मकई और सब्जियों की खेती की जाती है। सब्जियों में खास करके खीरा, ककड़ी, कद्दू, नेनुआ, भिंडी, खरबूज, तरबूज, ये सब का प्रयोग होता है, ये सब का उत्पादन होता है मतलब गर्मी के मौसम में, जिसको गर्मा फसल कहते हैं। तो रबी फसल में याद रखिएगा गेहूं, रबी फसल का मुख्य है गेहूं, जौ, बाजरा, चना, मटर, मसूर, सरसों, ये सब ना गेहूं मतलब रबी फसल का उदाहरण है। लेकिन अगर गर्मा फसल का पूछे तो बता दीजिएगा खीरा, ककड़ी, कद्दू, नेनुआ, भिंडी, तरबूज, खरबूज, ये सब ना गर्मा फसल का उदाहरण है। बिहार में मुख्य रूप से ज्यादातर धान और गेहूं का ही फसल होता है। उत्तरी बिहार में जाइएगा तो उधर मकई का फसल ज्यादा होगा, ठीक है। उत्तरी बिहार में ना जाइएगा तो उधर मकई का फसल आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। लेकिन बिहार में तो मुख्य रूप से धान, गेहूं ही प्रमुख है। नेनुआ क्या होता है सर? नेनुआ का सब्जी नहीं खाए हैं आप लोग, जिसको गांव में परोर बोलते हैं, परोर, उसी को ना नेनुआ बोलते हैं, ठीक है। जौ का मतलब, जौ एक फसल है भाई, गेहूं के जैसा ही होता है। ऐसा लगेगा ना कि गेहूं के ऊपर क्या है, एक गेहूं के जैसा ही फसल होता है, गेहूं के ऊपर लगेगा कि कवर चढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो गेहूं के जैसा ही एक फसल होता है जिसको जौ बोलते हैं, ठीक है। जौ का आटा होता है, जिस तरीके से गेहूं का आटा होता है, जौ का भी आटा होता है, बाजरे का भी आटा होता है। पहले के लोग बाजरे का रोटी खाते थे, जौ का रोटी खाते थे, अब सिर्फ और सिर्फ लोग गेहूं का रोटी खाते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो रबी फसल, तो अगर हम आप लोगों से ये पूछे कि गेहूं किस फसल का उदाहरण है तो क्या बताइएगा? अगर हम आप लोगों से पूछे कि गेहूं किस फसल का उदाहरण है तो क्या बताइएगा? सीधे एक लाइन में बताइए कि गेहूं रबी फसल का उदाहरण है। गेहूं किस फसल का उदाहरण है बाबू? तो बताइएगा कि गेहूं जो है वो रबी फसल का उदाहरण है। अब बात कर लेते हैं खरीफ फसल। तो खरीफ फसल तो जिस फसल की बुआई जनवरी से जुलाई महीने में की जाती है और कटाई अक्टूबर नवंबर महीने में की जाती है, उसे खरीफ फसल कहते हैं। जैसे धान की बात करते हैं, धान का कटाई कब होगा? अभी अगस्त है ना, तो अक्टूबर नवंबर 1-2 महीने के बाद धान का कटाई हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। अभी तो धान सब खेत में लगा हुआ है, 1-2 महीने के बाद अक्टूबर नवंबर में धान का कटाई हो जाएगा। तो खरीफ फसल उसे ही कहते हैं जिसकी बुआई जनवरी में हो, फरवरी में हो, मार्च में हो, अप्रैल में हो, इस सब में होता है, यानी कि जनवरी से जुलाई महीने के बीच में होता है और कटाई हो जाता है अक्टूबर नवंबर में, तो उसको खरीफ फसल कहते हैं। जैसे धान हो गया, सोयाबीन हो गया, ज्वार, बाजरा, ये सब हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो खरीफ फसल का जो मुख्य फसल है वो होता है धान, ठीक है ना। तो धान का अभी बुआई है, धान जो है वो आने वाले अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर महीने में काट लिया जाता है, या फिर अक्टूबर नवंबर महीने में काट लिया जाता है। दशहरा तक आते आते धान का बाली निकलना शुरू हो जाता है और दशहरा के 1-2 महीने के बाद जब दिसंबर आपका आएगा तो दिसंबर आते आते लगभग सब लोगों का धान कट कुट के खलिहान में रखा जाता है, ठीक है ना। देखते होंगे ना कि दिसंबर आया तो सब लोगों का धान कट जाता है और अपने अपने लोग खेत खलिहान में उसको जमा कर लेते हैं, ठीक है। नेनुआ का मतलब घिबरा होता है, अच्छा घिबरा बोलते हैं उसको, ठीक है बाबू। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? बाजरा का मतलब क्या होता है? बाजरा एक फसल है भाई, उसका मतलब क्या होगा? अब कहेंगे कि धान का मतलब क्या होता है, तो धान एक फसल है। गेहूं का मतलब क्या होता है, तो गेहूं एक फसल है। वैसे ही बाजरा एक फसल है, ज्वार एक फसल है, ठीक है ना। नेनुआ को घिबरा बोला जाता है, अच्छा। परवल बोलते हैं, परवल तो अलग एक सब्जी है भाई, परवल एक अलग सब्जी है, नेनुआ एक अलग सब्जी है। नेनुआ लंबा लंबा होता है, इतना लंबा लंबा होता है, ठीक है। तो और अच्छा, और जायद फसल तो बता ही दिए कि जिसकी बुआई गर्मी के महीने में की जाती है, ठीक है ना, और जून में तैयार भी हो जाता है, मतलब 1-2 महीने में ये फसल तैयार हो जाता है। जैसे कपास, जूट, तंबाकू, गन्ना, खीरा, तरबूज, खरबूज, ये सब तो जायद फसल है, इसके बारे में बता ही दिए। तो मुख्य रूप से 3 फसल ध्यान रखिएगा। एक तो हो गया रबी फसल जिसका मुख्य फसल है गेहूं, दूसरा हो गया खरीफ फसल जिसका मुख्य फसल है धान, और तीसरा हो गया जायद जिसको गर्मा फसल बोलते हैं, जिसमें खीरा, ककड़ी, तरबूज, लालमी ये सब आ जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? बताओ बाबू, यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया? तो एक बार जल्दी से बता दीजिए यस और नो। अगर यहां तक सभी बच्चे को समझ में आ गया तो एक बार बता दीजिए हाँ या ना। लीची ये सब कोई फसल है जी?
लीची तो पेड़ में फलने वाला चीज है। फसल मतलब क्या होता है? जिसको खेत में उपजाया जाए। लीची को खेत में नहीं उपजाया जाता है। आप कहिएगा कि सर आम कौन फसल है? आम फसल नहीं है, आम फल है। फल और फसल में अंतर होता है। उसी प्रकार से लीची जो है वो क्या है? फल है, ठीक है ना, वो वृक्ष में होता है। हम यहाँ फसल की बात कर रहे हैं। फसल पौधे में बनते हैं, फसल का उत्पादन खेतों में किया जाता है, फल का उत्पादन यहाँ वृक्ष में होता है, जो पेड़ है। तब आप लोग लीची आम के बारे में पूछ रहे हैं। अब कहिएगा कि सर कटहल कौन सा फसल है? तो कटहल ये सब तो फसल थोड़ी, वो सब फल है जो कि पेड़ों में उगता है, ठीक है ना। सब बच्चों को समझ में आया? मड़वा का रोटी खाए हैं बाबू? ये मड़ुआ होता था, मड़ुआ, मड़ुआ का रोटी। बिल्कुल, हम खाए नहीं है लेकिन मड़ुआ देखे जरूर है, ठीक है। और कुछ बाबू जल्दी से बताओ। अरे नेनुआ का चित्र दिखाएं? क्या भाई आप लोग कहाँ रहते हो? नेनुआ का चित्र कह रहे हैं कि सर दिखाइए। नेनुआ का चित्र आप लोग नहीं देखे हैं? नेनुआ देखिए, ये है नेनुआ। आप लोग इसको नहीं देखे हैं जी? देखिए तो, ये वाला नहीं देखे हैं आप लोग सब्जी? देखिए तो, ये नेनुआ आप लोग नहीं देखे हैं? हैं? यही तो है नेनुआ, इसका सब्जी बनता है। आप लोग कहते हैं कि नेनुआ देखे ही नहीं है। ठीक है ना। तीसी, अरे वाह, तीसी। हाँ देखें, तीसी, तीसी का लिट्टी खाए हैं। तीसी का ना हम लिट्टी खाए हैं, बड़ा बढ़िया लगता है तीसी का, ठीक है। तीसी का लिट्टी बनता है, और पूस के महीने में पिट्ठा बनता है, क्या गजब लगता है भाई। चलिए, तो इसको क्या बोलते हैं? हम लोग तो नेनुआ बोलते हैं, परोर बोलते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि घेवड़ा इसको बोलते हैं, घेवड़ा। झींगा, झींगा तो अलग होता है, इसका छोटा बच्चा होता है झींगा, ठीक है ना। ये तो हो गया नेनुआ, इसको परोर कहते हैं। हाँ बिल्कुल, परोर कहते हैं। आइए प्यारे बच्चों, अब क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं छोड़ दीजिए, नेनुआ लिख लीजिएगा, सीधे क्लियर है। देहात वाला भाषा नहीं लिखना है किताब में, है? किताब में देहात वाला भाषा नहीं लिखना है ना। अब देहात में तो भाई जो ये क्या होता है, एक सब्जी होता है ना, कद्दू, उसको तो लौका बोलते हैं, लौकी बोलते हैं। लौकी हम लोग देहात में बोल देते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए प्यारे बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा कृषि का प्रकार हो गया। अब समझते हैं हम लोग एक एक करके कि आखिर चावल के उत्पादन के लिए क्या जरूरी है। चावल का उत्पादन करना है तो कैसे हम लोग कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये सब हम लोग अब बारी बारी से समझेंगे। तो अब हम लोग आगे देखते हैं चावल के बारे में। चावल की भौगोलिक दशा, परीक्षा में एकदम 5 नंबर का महत्वपूर्ण सवाल आता है कि चावल की भौगोलिक दशा का वर्णन करें, ठीक है ना। परीक्षा में एकदम महत्वपूर्ण सवाल आएगा कि चावल के भौगोलिक दशा का वर्णन करें। चावल के भौगोलिक दशा के बारे में पूछ लेगा। तो बाबू चावल का भौगोलिक, तंबाकू का मतलब खैनी होता है। कोहड़ा का नाम सुने हैं? बिल्कुल सुने हैं, एकदम बड़ा बड़ा होता है कोहड़ा, ठीक है ना। आइए, ठीक है बाबू। तो प्यारे बच्चों, चावल उत्पादन के भौगोलिक दशाओं पर अगर हम लोग बात करें तो चावल जो होता है ना, धान से ही बनता है चावल। चावल का अलग से कोई खेती नहीं होता है, धान को ही चावल कहते हैं। तो बाबू चावल के भौगोलिक दशा के बारे में अगर बात करें तो चावल जो है वो भारत का प्रमुख प्रथम खाद्यान्न फसल है। चावल जो है वो भारत का सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है। कहीं पर चले जाइए चावल का चर्चा जरूर आ जाएगा, ठीक है ना। बिना चावल यानी बिना भात के लोग रहता नहीं है। कितनों रोटी खा लीजिए, थोड़ा सा भतवा तो चाहवे करिए, ठीक है ना। तो बाबू ध्यान दीजिएगा कि चावल जो है वो भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल है, जिस पर अधिकांश जनसंख्या निर्भर करती है। चावल जो है ना वो मुख्य खाद्यान्न फसल है। सब लोग चावल खाना पसंद करते हैं, और चावल जो है वो मुख्य खाद्यान्न फसल है, इसलिए विश्व की या फिर भारत की अधिकांश जनसंख्या इस पर निर्भर है। यह एक प्रकार का खरीफ फसल है जिसकी बुआई जून जुलाई में की जाती है और कटाई अक्टूबर नवंबर में कर ली जाती है। अभी आपको बताया ना कि चावल जो है वो एक प्रकार का खरीफ फसल है जिसका बुआई कब होगा तो जून जुलाई में, और कटाई कब होगा अक्टूबर नवंबर महीने में। चावल के उत्पादन में विश्व का पहला स्थान चीन का है। चाइनीजवा है जो सबसे आगे है चावलों में। कहीं चाइनीज चावल ना बना दे, कुछ दिन के बाद पता चलेगा कि चाइनीज चावल बना दिया, ठीक है ना। तो चाइना जो है ना वो चावल के उत्पादन में, चा से चाइना और चा से चावल, यानी चावल के उत्पादन में चाइना यानी चीन वाला जो है वो सबसे आगे है। चाइना जो है वो चावल के उत्पादन में सबसे आगे है, और दूसरा नंबर पर भारत आता है, और तीसरा नंबर पर इंडोनेशिया आता है। यानी पूरे विश्व का अगर बात किया जाए तो चावल के उत्पादन में पहला नंबर पर चीन है, दूसरा नंबर पर भारत है, और तीसरा नंबर पर इंडोनेशिया है। अगर भारत में बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल धान के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। सबसे ज्यादा चावल कहां होता है तो बाबू पश्चिम बंगाल में होता है, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, ये सब में भी चावल का खेती बहुत होता है, ठीक है ना। तो चावल जो हो गया वो मुख्य खाद्यान्न फसल हो गया।
ठीक है ना। चावल जो हो गया मुख्य खाद्यान्न फसल हो गया। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, चावल के उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश, तो चावल के उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश चीन है, दूसरा नंबर पर भारत है और तीसरा नंबर पर इंडोनेशिया आता है। ठीक है। अगर राज्य की बात की जाए कि भारत के किस राज्य में चावल ज्यादा होता है, तो आप बताइएगा पश्चिम बंगाल। क्या बताइएगा? पश्चिम बंगाल बताइएगा। ठीक है, चलिए भौगोलिक दशा की बात करते हैं हम। तो धान बोते समय तापमान 21 डिग्री से लेकर के 24 डिग्री तक रहना चाहिए और काटते समय 27 डिग्री तक होना चाहिए। प्यारे बच्चों, धान गर्मी, लगभग अभी तो गर्मी है ना, तो गर्मी के महीने में या फिर कह सकते हैं बरसात के महीने में बोया जाता है और जाड़े के मौसम में यानी ठंडा के मौसम में उसको काट लिया जाता है। बरसात में बोया जाता है और सर्दी में काट लिया जाता है। ठीक है ना, बरसात में बोया जाता है और सर्दी में उसको क्या किया जाता है? काट लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा। मिट्टी जलोढ़ या दोमट होना चाहिए। अगर जलोढ़ मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, तो उसमें फसल बढ़िया होगा। अगर जलोढ़ मिट्टी है या दोमट मिट्टी है तो उसमें चावल का फसल जो है वो सबसे बढ़िया होता है। ध्यान दीजिएगा। धान की फसल के लिए वर्षा की मात्रा 125 से 200 सेंटीमीटर। आपको तो पता ही होगा कि धान के लिए ना वर्षा बहुत चाहिए, धान के लिए बहुत अधिक वर्षा चाहिए। जितना वर्षा होगा धान का फसल उतना ही बढ़िया होगा। ठीक है ना। तो धान को पानी चाहिए भाई, कि धान के जड़ में ना पानी हमेशा लगा रहे। ऐसा नहीं है कि धान में से पानी सूख गया तो फिर धान सूख जाएगा। देखते होंगे कि धान जिस खेत में होता है ना वहां पे पानी अक्सर होता है। तो धान की फसल के लिए वर्षा की मात्रा 125 से 200 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन कम वर्षा वाले क्षेत्र में सिंचाई की सहायता से भी धान उपजाया जाता है, फसल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है ना। ठीक है बाबू। तो धान के लिए मुख्य रूप से क्या क्या चाहिए? तापमान, भाई ज्यादा गर्मी रहेगा तो धान सूख जाएगा, ज्यादा ठंडा रहेगा तो धान नहीं होगा। 21 डिग्री से 24 डिग्री बोते समय और 27 डिग्री के आसपास काटते समय रहे। ठीक है, तो बढ़िया रहता है। मिट्टी जलोढ़ या दोमट मिट्टी होना चाहिए। धान की फसल के लिए वर्षा की मात्रा, लेकिन इतना टेम्परेचर होता है बाबू। कभी भी टेम्परेचर देख करके कोई धान लगाता है? भाई टेम्परेचर कुछ रहे, बरसात आ गया बस धान लगा देंगे। ठीक है ना। टेम्परेचर देख करके कोई धान नहीं लगाया था। लेकिन बस पढ़ाई करना है तो पढ़ने के लिए तो भाई ये सब याद करना पड़ता है। भौगोलिक दशा में वर्षा की मात्रा 125 से 200, जहां पर 100 सेंटीमीटर भी नहीं होता है धान वहां पर भी उपज रहा है। जहां पर सिंचाई का कोई नदी नहर नहीं है धान वहां पर भी उपज रहा है। तो बस ये सब पढ़ने के लिए है। ऐसे तो बाबू धान का खेती लोग मोटर चला चला करके भी कर लेते हैं। ठीक है ना। इस फसल के उत्पादन में मानव श्रम की अधिकता होती है, मतलब मेहनत बहुत ज्यादा लगता है। ये तो सही बात है। धान के उत्पादन में ना मेहनत बहुत ज्यादा लगता है, बहुत मेहनत लगता है। इतना मेहनत लगता है कि लोग बेचारे पूरे धान के सीजन में ना अपना हाथ गोड़ जो है, हाथ पैर जो है वो पानी से सड़ा लेते हैं। बहुत मेहनत लगता है धान की खेती में। और जब फसल तैयार होता है तो इसका रंग जो है वो सुनहरा पीला रंग का हो जाता है। ठीक है ना बाबू। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो धान की फसल की अगर बात किया जाए तो धान का फसल जो है वो एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है। सब लोग चावल खाते हैं, सब लोग, हर एक घर में चावल बनता है। बिना चावल का हो नहीं सकता है कोई घर। तो धान के बारे में जरूर याद रखिएगा। अब इसके बाद गेहूं के बारे में भी पढ़ना है कि गेहूं के भौगोलिक दशा के बारे में बताइए। लेकिन प्यारे बच्चों, गेहूं के भौगोलिक दशा के बारे में हम लोग इस क्लास में नहीं, अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है ना। गेहूं के भौगोलिक दशा के बारे में इस क्लास में नहीं बल्कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो आज का क्लास थोड़ा छोटा हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। बाकी अगली क्लास में हम आप लोगों को गेहूं के बारे में बताएंगे, धान के बारे में भी फिर से एक बार आकर के रिवीजन करवा देंगे। और उसके बाद हम लोग गेहूं के बारे में पढ़ेंगे, हरित क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, दाल के बारे में पढ़ेंगे, गन्ना के बारे में पढ़ेंगे, तिलहन फसल के बारे में पढ़ेंगे, सब कुछ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। वर्षा किस यंत्र से मापते हैं? वर्षा मापने के लिए रेनगेज मशीन होता है जिसको वर्षा मापी यंत्र कहते हैं। ठीक है ना। वर्षा मापने के लिए रेनगेज यंत्र होता है जिसको वर्षा मापी यंत्र कहते हैं। समझ में आ गया बाबू? इसको ध्यान रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, आज इतना ही। बस आप लोग अच्छे तरीके से इसको रिवीजन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम आप लोगों से अगली क्लास में। तो अगली क्लास का इंतजार करिए। शाम में तो आज पुनः केमिस्ट्री ही होना है, तो शाम में केमिस्ट्री ही होगा। ठीक है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। अब तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद,